जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के लिए T20 सीरीज, जिसके अंदर हम रोज 20 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। और उन्हीं 20 प्रश्नों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारी सीरीज नंबर कौन से नंबर की होगी। तो ये वाली हमारी सीरीज 32 नंबर यानी कि 32वें नंबर की सीरीज होगी, जिसके अंदर हम टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में व साथ ही साथ एक मिसलिनियस बिंदु के बारे में भी चर्चा करेंगे, जहां से बहुत ज़्यादा बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। वो आज हमारा मिसलिनियस बिंदु, जिससे आपके एसएससी जीडी के हर एक पेपर में या हर एक दिन की जो शिफ्ट होंगी उसके अंदर प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। मैं ये विश्वास दिला सकता हूं। और आप इस सीरीज में शामिल होंगे तो आपको खुद को ही ये अंदाज हो जाएगा कि इस सीरीज के अंदर ये कौन सा मिसलिनियस बिंदु है, जिसके बारे में आज हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन जो करेंगे। वो पेपर की हर एक जो आपकी शिफ्ट होगी उसमें प्रश्न पूछे जाने की 99 पॉइंट संभावनाएं होंगी, यानी कि 99.9% उसकी संभावना होगी आपके पेपर के अंदर इस मिसलिनियस बिंदु से प्रश्न पूछे जाने की। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। इससे पहले आप सारे के सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें, जल्दी से जल्दी अपने साथियों को जोड़ लें। और फिर शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। आज का प्रश्न का धमाकेदार आंसर आप कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले देते हैं, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है, यानी कि कौन सा पशु है जिसको कर्नाटक राज्य के अंदर कंबाला नाम का पारंपरिक एक खेल होता है। अब 2-3 प्रश्न यहां से बनकर निकल रहे हैं, देखिएगा। कंबाला खेल कहां पे होता है? कर्नाटक में होता है। कौन से राज्य में होता है भाई? कर्नाटक राज्य में होता है। अब इस कंबाला खेल के अंदर दौड़ करवाई जाती है। इस दौड़ में कौन से पशु को काम में लिया जाता है? तो आप अच्छे से जानते हैं, भैंस। क्या होगा? भैंस की दौड़ करवाई जाती है इसके अंदर। कर्नाटक राज्य से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है पेपर के अंदर, क्योंकि कर्नाटक वर्तमान के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा हुआ जो कि एक राज्य है। और कर्नाटक के वर्तमान के अंदर अगर सीएम आपसे पूछ ले जाए तो सीएम का नाम क्या होगा? बसवराज बोम्मई। कौन होंगे? बसवराज बोम्मई है ये कर्नाटक के वर्तमान में सीएम होंगे। और साथ ही साथ आप कर्नाटक राज्य की बात कर ले तो कर्नाटक राज्य के अंदर यक्षगान जो लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य का, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। यक्षगान लोक नृत्य पूछ ले तो कर्नाटक राज्य में होगा। और कर्नाटक के अंदर एक झील भी आपको देखने को मिलेगी, जिसे आप बेलांदूर झील के नाम से जानते हैं। तो बेलांदूर झील भी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। और कर्नाटक में ही आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, यहीं पे आपको मिलेगा कुद्रेमुख की पहाड़ी। और कुद्रेमुख पहाड़ी के साथ साथ आप यहां से एक प्रश्न और याद रखें कि कुद्रेमुख पहाड़ी से निकाला गया लौह अयस्क, यानी कि यहां से कुद्रेमुख पहाड़ी बाबा बुदन की पहाड़ियों का हिस्सा है, उनकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसी बाबा बुदन के पूरे पर्वतीय क्षेत्र या कुद्रेमुख पहाड़ी के पर्वतीय क्षेत्र से जो लोहा निकाला जाता है, वो लोहा न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है, इसी कर्नाटक राज्य के न्यू मंगलोर बंदरगाह से और कहां भेजा जाता है भाई साहब? तो आपका एक वर्तमान में आप जानते होंगे कि इंडिया का एक बहुत अच्छा दोस्त बना है जापान। इस जापान को यहां से निर्यात किया जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जापान की कैपिटल क्या है, क्योंकि जापान की कैपिटल आपसे बहुत बार पूछी जाती है। तो जापान की कैपिटल आप अच्छे से जानते होंगे कि जापान की राजधानी टोक्यो है। क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान के टोक्यो के अंदर 2020 ओलंपिक हुए थे। कौन से ओलंपिक हुए थे? 2020 के ओलंपिक टोक्यो के अंदर जापान में हुए थे। और इन्हीं टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो कि गोल्ड लेकर आए थे, यानी कि गोल्ड मेडल लेकर आए थे, उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो भारत के उस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि फेमस पर्सनैलिटी है टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत। और भाई साहब बहुत ज्यादा इसने अपने भाला फेंक सीरीज के अंदर अपना खुद का ही रिकॉर्ड ये बार बार तोड़ते रहते हैं। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से संबंधित है। राइट आंसर यहां से पूछा जाएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। इन्हीं के नीरज चोपड़ा के ही नाम के ऊपर यहाँ पे भाला फेंक दिवस, इसके उपलक्ष्य में 7 अगस्त को बनाया जाएगा भाला फेंक दिवस, जो कि नीरज चोपड़ा के इस गोल्ड मेडल लाने के बाद में डिसाइड किया गया है। प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा। अब नीरज चोपड़ा भाई साहब, इनके ऊपर एक
पुस्तक लिख दी गई है नीरज चोपड़ा के नाम से, और वो पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? नवदीप सिंह गिल के द्वारा उस पुस्तक को लिखा गया है। तो यहां तक आप अच्छे से रट ले भाई साहब। ये प्रश्न पेपर में, अगर ये सीरीज में विश्वास दिला रहा हूं भाई साहब, टाइमिंग अगर आपको 30 से 35 या 40 मिनट लग रहे होंगे, लेकिन प्रश्न जो है कहने को तो यहाँ पे 20 प्रश्न करवाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरी सीरीज अटेंड करते हैं तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि इस सीरीज के अंदर कितने प्रश्न जो है आपको करवाए जा रहे हैं। कम से कम एक बार सीरीज के अंदर जुड़कर तो देखिए कितना बेनिफिट आपको आने वाले, और फिर उसके बाद मॉक लगाइए ना आप, फिर मॉक लगाकर देखिए, उसमें पता लग जाएगा आपको कितने प्रश्न आपके जो है इस सीरीज से मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से जो है रीड करते हैं, ध्यान करते हैं, एक्सप्लेनेशन के ऊपर अच्छा ध्यान देते हैं, तो भी आप अच्छे से जो है सीरीज को पढ़ लेंगे, तो भी पेपर बन जाएगा आपका। यहाँ से अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न ये रहा, देखिए भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का जो है नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो कहाँ पे है? इंडियन नेशनल वॉर मेमोरियल जो है ये कहाँ पे बना है, कहाँ पे स्थित है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक? तो आप अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। दिल्ली के बारे में आप देखो अच्छे से जानते हैं, दिल्ली का भाई साहब सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल जो है ये यहाँ पे सीएम रहेंगे। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं अरविंद केजरीवाल बहुत ही खास पर्सनैलिटी हैं, और इसी के द्वारा जो है आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? अरविंद केजरीवाल ने। रेड बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने शुरू किया? अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली है। दिल्ली एकमात्र ऐसा उच्च न्यायालय, ऐसा एकमात्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका उच्च न्यायालय खुद के अंदर है, और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका उच्च न्यायालय ज्यादा, दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट जो है दिल्ली में है। आप अच्छे से जानते होंगे ये। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में है। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का पुराना किला जो है ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, जिसको किला ए कुहना के नाम से आप जानते हैं। दिल्ली के अंदर वो शेरशाह जो सूरी हैं उन्होंने जो किला ए कुहना बनवाया था वो शेर ए मंडल पुस्तकालय, जो कि कभी हुमायूं ने बनवाया था, शेर ए मंडल पुस्तकालय, उस पुस्तकालय को डिस्ट्रॉय करवा के, उसे नष्ट करवा कर वहां पे बनवाया था। ठीक है, तो दिल्ली से इतनी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से रीड करनी है। दिल्ली में एक नदी इसके बाउंड्री से होकर के गुजरती है जो इसकी सीमा बनाती है, और नदी का नाम है यमुना नदी, जिसका मुखर्जी नगर वाला पूरा का पूरा इलाका जो है उसका नदी का ही पानी फिल्टर करके पीता है भाई। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। अंडमान निकोबार क्या है? ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये अंडमान निकोबार जो कि बंगाल खाड़ी में है। और कोचीन जो है, यहां से कोचीन नाम दिख रहा है ना, यहां से एक चीज अच्छे से याद रख लेना, भारत का या दुनिया का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा, किससे? सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा जो है भारत का, वो सबसे पहला या दुनिया का सबसे पहला कौन सा बना है? तो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बना है। ठीक है, और दिल्ली के अंदर है एक राजपथ नामक जगह। कौन सी? राजपथ नामक जगह। इस जगह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया भाई साहब। क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ नाम रख दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि पेपर में आपके में अगर ना पूछा जाए तो भाई साहब उड़ान क्लासेज के सीरीज का जो है कभी अटेंड मत करना। ठीक है, अगर कर्तव्य पथ वाला आपको प्रश्न किसी भी शिफ्ट में ना देखने को मिले ना कि राजपथ का नया नाम क्या है, कर्तव्य पथ, अगर ना देखने को मिले तो भाई साहब मैं कहता हूं कि उड़ान क्लासेज की इस सीरीज को कभी जिंदगी में भी ज्वाइन मत करना, भूल कर भी मत करना, है ना। एक बार अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे आप। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? कौन सा स्मारक है जिसे भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो आप अच्छे से जानते होंगे, राइट आंसर क्या होने वाला है? इंडिया गेट। ठीक है, क्या होने वाला है? इंडिया गेट। और यहीं से तो गुजरता है राजपथ वाला मार्ग। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मुंबई बंदरगाह को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुंबई बंदरगाह को जो है गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से आप जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा हो गया भाई साहब? इंडिया गेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए भाई अगला प्रश्न, रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में
उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। रामनाथ गोयंका पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में अच्छा योगदान करने के लिए या उत्कृष्ट योगदान करने के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है रामनाथ गोयंका पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। अब देखो, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक फेमस पुरस्कार और दिया जाता है जिसे आप कहते हैं पुलित्जर पुरस्कार के नाम से। किसके नाम से? पुलित्जर पुरस्कार के नाम से आप जानते हैं। ये बहुत बार पेपर में आता है। पुलित्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना सी आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखो, पश्तो व दारी किस देश की भाषाएं हैं? पश्तो व दारी कौन से देश की भाषाएं हैं? तो पश्तो भाषा और दारी भाषाएं जो हैं ये अफगानिस्तान जो देश है जिसके अंदर वर्तमान में जो है तालिबान का अधिकार है, स्वामित्व है वहाँ पे, तो इस अफगानिस्तान देश की जो है पश्तो और दारी भाषाएं जो हैं ये यहाँ की रहेंगी। अफगानिस्तान जो है ये भारत के साथ 106 किलोमीटर की जो है यानी कि 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि 106 किलोमीटर की भारत के साथ सीमा बनाता है। और इसी सीमा रेखा को बोला जाता है डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा के नाम से आप इसे जानते हैं। और यही अफगानिस्तान जो है यह भारत के साथ जो 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, लेकिन वर्तमान में यह भारत के साथ नहीं बनाता। वर्तमान में क्यों नहीं बनाता? क्योंकि आप अच्छे से ये जानते हैं कि वर्तमान के अंदर अफगानिस्तान जो है यह क्षेत्र पीओके के साथ लगता है और पीओके के ऊपर नालायक पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अफगानिस्तान का जो भारत के टच होने वाला क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र का नाम क्या है? बाखन गलियारा। क्या नाम है? बाखन गलियारा। ठीक है, तो बाखन गलियारा के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में अफगानिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत देखने को मिलेगा? हिंदू कुश पर्वत जो है ये देखने को मिलेगा। कहाँ पे? आपको अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अगले। और एक ये करंट अफेयर से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि तुर्की जो है भाई साहब, इस तुर्की का नया नाम क्या है? तो नया नाम है तुर्की ए। क्या नाम हो गया? तुर्की ए इसका नया नाम हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला कौन से राज्य से संबंधित हो गया? तो चंद्रभागा मेला आप अच्छे से जानते होंगे कि चंद्रभागा मेला जो है ये हमारे राजस्थान राज्य से, यानी कि राजस्थान राज्य जो है इससे संबंधित है। अब राजस्थान के बारे में अगर हम बात कर लें तो राजस्थान के जो है वर्तमान में जो सीएम है भाई साहब अशोक गहलोत। कौन है? अशोक जो गहलोत हैं, ये अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ आप राजस्थान के बारे में ये चीज़ और जानते होंगे कि राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अभी ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल जो है कलराज मिश्र जो है कौन से राज्य के जो हैं ये वर्तमान में राज्यपाल होंगे? तो राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान के हैं। साथ ही साथ आप अच्छे से ये जानते होंगे कि राजस्थान जो है इस राजस्थान में सांबर झील देखने को मिलेगी, राजस्थान में डिंडवाना झील देखने को मिलेगी, राजस्थान के अंदर ही आपको जो है नक्की झील देखने को मिलेगी और राजस्थान के ही अंदर आपको जो है देबर झील देखने को मिलेगी। राजस्थान के अंदर भारत का पहला अंगदाता स्मारक, कौन सा? अंगदाता स्मारक जो है राजस्थान के अंदर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो भारत का पहला अंगदाता स्मारक जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जा रहा है। और इसी जयपुर को ही क्या कहा जाता है? तो जयपुर को ही अगर मैं बात कर लूँ तो जयपुर को ही कहा जाता है पिंक सिटी। क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से भी आप अच्छे से जानते हैं। राजस्थान के अंदर ही आपको देखने को मिल जाती है गुरु शिखर पर्वत चोटी। और गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है ये अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी हाइट है 1722 मीटर। कितनी हाइट है भाई? 1722 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, देखिएगा डमहल किस राज्य का नृत्य है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जल्दी से जल्दी एक बार भाई साहब क्लास को लाइक तो कर दो यार, कम से कम इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। देखो 1 तारीख से हमारी बहुत खतरनाक सीरीज शुरू होने वाली है।
मैराथन प्रश्न होंगे उसके अंदर, जैसे 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक, ठीक है। वो सीरीज हमारी चलेगी जिसके अंदर रोजाना आपको 100 से 200 प्रश्न करवाए जाएंगे, 100 से 200 प्रश्न, जिसके अंदर जो है करंट अफेयर्स भी उसमें शामिल होगा, सारा का सारा स्टैटिक जीके भी उसमें शामिल होगा, जीके वैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस पूरा उसमें शामिल होगा। बेहतरीन तरीके की सीरीज जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और जो पूछे जाएंगे भाई साहब, मैं कह रहा हूं वो डोज आपको ऐसा तैयार करके दिया जाएगा कि ऐसे कहते हैं ना कि इंजेक्शन लगाया और भाई साहब तुरंत बुखार गायब, ठीक है। तो उसी आधार पर एक इंजेक्शन ठोक दिया जाएगा आपको, और पेपर में जाते ही आप सारे के सारे 20 प्रश्नों में से टकाटक आप आंसर ऐसे लगाएंगे, टाइम टाइम सारे के सारे आंसर सही हो जाएंगे आपके, है ना। तो डमहल किस राज्य का नृत्य है? तो डमहल जो है भाई साहब ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का नृत्य है। और जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर ले, वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कौन है? मनोज सिन्हा जो हैं ये यहाँ के उपराज्यपाल है। और जम्मू कश्मीर के अंदर, रियासी के अंदर, जम्मू कश्मीर की एक जगह है रियासी, कौन सी जगह है? रियासी के अंदर जो है चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर हम जानते होंगे कि इसकी राजधानी है श्रीनगर, कौन सी है? श्रीनगर इसकी राजधानी है। और इसकी राजधानी श्रीनगर जो है यह झेलम नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। और झेलम नदी को ही कहा जाता है संस्कृत नाम वितस्ता के नाम से, आप जानते हैं। झेलम नदी का ही संस्कृत में नाम क्या है? वितस्ता नाम है। और झेलम नदी जो है यह बेरीनाग झील से निकलकर जाती है और श्रीनगर शहर से होते हुए और वूलर झील का निर्माण करती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वूलर झील। और श्रीनगर शहर बसाया किसने था भाई साहब? तो श्रीनगर शहर जो है ये अशोक के द्वारा बसाया गया था, या सम्राट अशोक के द्वारा, जो कि मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं भाई साहब, और बिंदुसार का बेटा है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में एक लद्दाख के बारे में प्रश्न और पूछा जाता है कि लोसार महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो लोसार महोत्सव जो है ये लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न चलिए, और अगला प्रश्न देखना, छऊ किस राज्य की नृत्य शैली है? छऊ कौन से राज्य की नृत्य शैली है? तो छऊ जो है ये हमारे पश्चिमी बंगाल राज्य की नृत्य शैली है। पश्चिमी बंगाल के बारे में बात कर ले, वर्तमान में सीएम पश्चिमी बंगाल के कौन है? तो वर्तमान सीएम जो है पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी, कौन है? ममता बनर्जी जो है यहाँ से सीएम है। और ममता बनर्जी को दीदी के नाम से भी यहाँ पे ये फेमस है, बंगाल टाइगर के नाम से यह फेमस है। पश्चिमी बंगाल जो है इसकी राजधानी कैपिटल जो है ये कोलकाता है। कौन सी है? कोलकाता इसकी राजधानी है। और कोलकाता के अंदर भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ पे शुरू किया जाएगा? कलकत्ता के अंदर हुगली नदी में चलाई जाएगी मेट्रो भाई साहब। बहुत ही शानदार नज़ारा होगा, ठीक है। मेट्रो का पानी के अंदर से चलेगी, तैरते हुए दिखेंगे सब कुछ आपको, मछली भी दिखेगी, कभी ऐसे लगेगा कि शीशे के अंदर से मछली आपकी तरफ आ रही है, खाएगी आपको, है ना। तो ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में पश्चिमी बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा देखने को मिलेगा? सुंदरवन का जो डेल्टा है ये पश्चिमी बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इस डेल्टे को बनाया जाता है। और गंगा नदी जो है इसी के ऊपर पश्चिमी बंगाल में फरक्का बैराज बना हुआ है, ठीक है। और यही फरक्का बैराज से एक वितरिका निकाली जाती है जिसे हुगली के नाम से आप जानते हैं। और वही हुगली नदी के अंदर आकर के मिलती है दामोदर नदी। कौन सी नदी मिलती है? दामोदर नदी मिलती है। वर्तमान में एक प्रश्न और भी बन सकता है कि भारत का सबसे छोटा एनएच, भारत का सबसे छोटा एनएच जो है वो कहाँ पे है? तो उस एनएच का नाम है 327B। क्या नाम है? 327B नामक नेशनल हाईवे, जो कि भारत का वर्तमान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जो कि लगभग 1.2 किलोमीटर, यानी कि आप कह सकते हैं 1200 मीटर का नेशनल हाईवे है। और यह नेशनल हाईवे पश्चिमी बंगाल में स्थित एक जगह का नाम है पानी की टंकी। अब पानी की टंकी वो नहीं है जहाँ पे आपके गांव में जो है महिलाएं पानी भर कर ले आती है मटके, ठीक है। और वो गाना भी सुना होगा आपने, पानी वाली पानी प्यादे, है ना। तो ये भी सुना होगा आपने। तो पानी की टंकी नामक जगह से और
नेपाल बॉर्डर के ऊपर पश्चिमी बंगाल में ही एक जगह है जिसे आप मैची पुल के नाम से जानते हैं। एक पुल है वहां पे, मैची पुल, वहां तक ये जो है हाईवे जाता है। 327 बी के नाम से इसको जान सकते हैं। 1200 मीटर लंबा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध सरहुल त्योहार, बहुत ही फेमस प्रश्न है। प्रसिद्ध सरहुल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सरहुल त्योहार के बारे में आपसे पूछा गया तो सरहुल त्योहार कौन से राज्य से संबंधित हो गया? सरहुल त्योहार जो है झारखंड से संबंधित हो गया और झारखंड की राजधानी है रांची। कौन सी राजधानी है? रांची झारखंड की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। झारखंड के अंतर्गत आप जानते होंगे कि झारखंड जो है, इस झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार, कौन सा? छोटा नागपुर का जो पठार है, ये पठार आपको देखने को मिलेगा। और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को ही कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अब छोटा नागपुर का पठार को एक नदी है जिस नदी का नाम है दामोदर नदी। ठीक है, और आपसे पूछ ले, महारानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र जो उसने गोद लिया था, उस पुत्र का नाम भी क्या था भाई साहब? दामोदर नाम था। ठीक है, और ये दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। एक भाग का नाम होता है हजारीबाग का पठार और दूसरा होता है रांची का पठार के नाम से जानते हैं आप इसे। ठीक है, उसके बाद में बात कर ले कि झारखंड के अंदर जो रांची है यहीं से ही संबंधित है भाई साहब आपके फेमस कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी भाई साहब, माही के नाम से आप जिसे जानते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है और करंट का भी प्रश्न यहां से बनेगा। BS येदियुरप्पा हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? देखो, पहले इस हवाई अड्डे की बात कर ले तो इस हवाई अड्डे का नाम था शिमोगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम था? शिमोगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम था। लेकिन अब इसका यहाँ पे CM यहाँ के पहले रहे हुए हैं BS येदियुरप्पा। इस येदियुरप्पा के नाम पर इस शिमोगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा जा रहा है, जो कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। तो शिमोगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये शिमोगा जिले के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई साहब? बेंगलुरु है। सबसे पहले लोगो जारी करने वाला भारत का शहर कौन सा था? बेंगलुरु था। लक्षद्वीप की बात कर ले, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 आइलैंड है, जिसमें 10 आइलैंड जो है जिनके ऊपर मनुष्य रह सकता है। और लक्षद्वीप की राजधानी, छाप लेना, पेपर में छपेगा भाई साहब, प्रश्न सीधा छपेगा कि इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी क्या है लक्षद्वीप की? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। कौन सी है? कवारती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है और इसकी भाषा है मलयालम। कौन सी है? मलयालम इसकी भाषा है। और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम के अंदर, और एर्नाकुलम कहाँ पे है? केरल के अंदर है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। देखो, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से। विद्युत मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? भाई साहब बड़ा इजी प्रश्न है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान में कैबिनेट में भारत के मंत्री कौन है? ठीक है, आप एक चीज तो ये ध्यान रखिए कि कैबिनेट मंत्रालय के अंदर जो है कितने मंत्री जो है निश्चित किए जा सकते हैं। तो 15% मंत्री, कुल सीटों का कितना? 15% मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, तो कौन है विद्युत मंत्रालय के वर्तमान मंत्री? डॉक्टर यानी कि राजकुमार सिंह। क्या होगा? राजकुमार सिंह जो है ये वर्तमान के अंदर जो है हमारे क्या है? विद्युत मंत्रालय के मंत्री हैं। पीयूष गोयल, बड़ा ही फेमस पर्सनैलिटी, पीयूष गोयल जो है ये वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं। क्या है? वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है? तो भाई साहब पीयूष गोयल जो है ये वर्तमान में उद्योग मंत्री है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए भाई अगला प्रश्न, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है और तिरुवनंतपुरम में है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है ये चेन्नई के अंदर है। और चेन्नई किसकी राजधानी है भाई साहब?
तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और इसके ऊपर तो एक फिल्म भी तो बनाई गई थी भाई साहब पिछले दिनों, चेन्नई एक्सप्रेस के नाम से। तमिलनाडु जो है भाई साहब, इसके सीएम बड़े ही फेमस है वर्तमान में। और भाई साहब उससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसके सीएम का नाम है M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन जो है ये तमिलनाडु के वर्तमान में जो है चीफ मिनिस्टर है, यानी कि सीएम है। और तमिलनाडु के अंदर हम जानते होंगे कि लौटता हुआ मानसून, कौन सा? लौटता हुआ जो मानसून है ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश करता है, जिसे आप उत्तर पूर्व का मानसून भी कहते हैं। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा वर्तमान में रामसर वेटलैंड है। सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड कहाँ पे है वर्तमान में, किस भारतीय राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। लेकिन किसी देश की बात पूछ ले, कौन से देश में सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड है, तो वो ब्रिटेन में है, यूके के अंदर है, और 175 है। और भारत में कितने हैं? तो हमारे इंडिया की बात कर लूं तो भाई साहब इंडिया में है 75, यानी कि 75 रामसर वेटलैंड है। सबसे पहला भारत का रामसर वेटलैंड जो है ये चिल्का झील को बनाया गया था। तमिलनाडु की बात कर ले तो इसमें चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तमिलनाडु के अंदर जो है मुडुमलाई नेशनल पार्क है, जो कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु के अंदर मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि मन्नार राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो भी तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर जो है आपको भरतनाट्यम लोक नृत्य, कौन सा? भरतनाट्यम लोक नृत्य जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित एक क्लासिकल, एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर उसके बाद में आप जानते होंगे कि तमिलनाडु के अंदर सेवरोई, पंचमलाई, सेवरोई के बाद में ऊटी, पलानी, जवादी, ये सारी की सारी पहाड़ियां कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु में एन्नोर और तूतीकोरिन नाम से 2 बंदरगाह और है जो कि फेमस है। और एन्नोर तो प्राइवेट जो है कंपनियों के द्वारा चलाई जाने वाला बंदरगाह है। और साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम तूतीकोरिन जो यहाँ पे जो एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, उसका नाम, वर्तमान नाम क्या है? चिदंबरनार पिल्ले नाम है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। मापुटो किस देश की भाषा है? बहुत ही शानदार प्रश्न। मापुटो किस देश की राजधानी है? मापुटो कौन से देश की राजधानी है, या मपुटो? तो आप अच्छे से जानते होंगे मपुटो कौन से देश की राजधानी है। तो मपुटो जो है ये मोजाम्बिक की राजधानी है। क्या है? मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपुटो है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। कौन सी है? हरारे है। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजर। कौन सी है? नाइजीरिया की राजधानी नाइजर है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जाम्बिया की राजधानी क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जाम्बिया की वर्तमान में जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है। ठीक है, नाइजीरिया जो है इसकी नाइजर है। मोजाम्बिक की राजधानी जो है क्या है? तो मपुटो है। और चारों के चारों जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन में, ये कौन से महाद्वीप के हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। कौन से महाद्वीप के देश है? अफ्रीका महाद्वीप के। अब अफ्रीका महाद्वीप से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि तीनों मुख्य अक्षांश रेखा, तीनों जो मुख्य अक्षांश रेखा है, वो तीनों की तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं कहां से गुजरती है? जिसमें करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों की तीनों अक्षांश रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, जो कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, जिसे आप सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, वो भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और सवाना घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं, और वेल्ड्स घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे है, जो कि कालाहारी मरुस्थल जो है इसमें बुशमैन जनजाति रहती है, और जो कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसको मटके के रूप में प्रयोग करती है, क्योंकि शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और उसका अंडा भी सबसे बड़ा अंडा है। और इसी शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे को जो है मटके के रूप में प्रयोग में लेती है बुशमैन जनजाति। और साथ ही साथ नामीबिया मरुस्थल जो है वो नामीबा देश के अंदर है, और इसी नामीबा देश से भारत जो है 8
चीते लेकर आया है, जो कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लेकर आया है, जिनमें से 5 तो मादा चीते हैं और 3 नर चीते हैं। आप अच्छे से ये जानते होंगे, एक एक चीज को हम रिलेट करके बात कर रहे हैं, एक एक चीज को हम जो है रिलेट कर करके बात कर रहे हैं। अगर रिलेट करके बात करेंगे तो ज्यादा याद होगा, है ना। थोड़ा सा फोकस करें एक बार यार, कम से कम लाइक शेयर तो कर दो क्लास को, है ना। फिर शुरू करते हैं आगे अगला कारनामा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ठोक दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न ये रहा, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन रहे हैं। ये रहा भाई साहब, शानदार प्रश्न है और ये पहले एक बार रिपीट हो चुका आपकी क्लास में, पहले आ चुका ये, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन रहे हैं, तो पहले विदेशी का नाम पूछ ले तो पहले विदेशी जो रहे हैं उसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखना, बड़ा ही फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पाकिस्तान से संबंधित है। इन्हें ही कहा जाता है सीमांत गांधी, इन्हें ही क्या कहते हैं, सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको प्रसिद्ध है ये लाल कुर्ती आंदोलन के लिए। किसके लिए, लाल कुर्ती आंदोलन के लिए कौन फेमस है, तो लाल कुर्ती आंदोलन के लिए फेमस है कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये बान की मून कौन है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। बान की मून का नाम आपने कभी सुना होगा कि बान की मून जो है ये यूएनओ की कभी हेड रहे हैं। जो एंटोनियो गुटेरस है ना, इस एंटोनियस गुटेरस से पहले बान की मून क्या रहे हैं, हेड रहे हैं यूएनओ के, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बड़ा शानदार प्रश्न है आपके लिए। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा स्थित है, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो झारसुगुड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य, बड़ा ही प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, फेमस राज्य है ओडिशा। ओडिशा राज्य की बात कर ले तो यहाँ पे वर्तमान में सीएम कौन है, बड़ा फेमस पर्सनैलिटी है, उसका नाम क्या है, तो नाम है भाई साहब नवीन पटनायक। क्या नाम है, नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के वर्तमान के अंदर जो है मुख्यमंत्री है। और यहाँ से जो है गवर्नर भी बहुत बार यहाँ का पूछा जाता है, गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल जो है ये यहाँ पे वर्तमान में क्या है, राज्यपाल है। और साथ ही साथ आप बात कर लें कि उड़ीसा जो राज्य है इसके अंदर आपको जो है इसका तटीय भाग जो है उसको कहा जाता है उत्कल, ठीक है। उत्कल उड़ीसा के तट को कहते हैं। साथ ही साथ उड़ीसा का पुराना नाम भी क्या है, उत्कल है। और उड़ीसा जो है, इस उड़ीसा के अंदर भारत का पहला हथियार संग्रहालय जिसे आप चांदीपुर रेंज के नाम से जानते हैं, कौन सी रेंज के नाम से जानते हैं, चांदीपुर रेंज के नाम से जानते हैं, जो भारत का पहला हथियार संग्रहालय है। और साथ ही साथ आप उड़ीसा की बात कर ले तो उड़ीसा राज्य जो है, इस उड़ीसा में आपको पाराद्वीप बंदरगाह देखने को मिलेगा। कौन सा बंदरगाह देखने को मिलेगा, पाराद्वीप नाम से बंदरगाह देखने को मिलेगा। और यही पाराद्वीप बंदरगाह की बात कर ले तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद में इसी पाराद्वीप बंदरगाह से बात करें तो सबसे ज्यादा लोहा जो है वो लोहा किस देश को भेजा जाता है, जापान देश को भेजा जाता है। कौन से देश को, जापान देश को यहाँ से सबसे ज्यादा लोहे का निर्यात किया जाता है। और फिर उसके बाद में एक प्रश्न और देखो, यहाँ से उड़ीसा से, उड़ीसा के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा हीराकुंड बांध। क्या देखने को मिलेगा, हीराकुंड बांध जो है ये कौन से राज्य में है, उड़ीसा राज्य के अंदर है, जो कि कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी के ऊपर जो है बना हुआ है। उसके बाद में हीराकुंड बांध जो है इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी लंबाई है भाई साहब, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि बहुत लंबा बांध है और महानदी के ऊपर बनाया गया है उड़ीसा के संभलपुर में। उसके बाद में बात कर ले कि उड़ीसा राज्य के अंदर एक जगह है जिस जगह का नाम है कटक। ये चावल अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, कटक उड़ीसा में होगा। उसके बाद में उड़ीसा के अंदर कोणार्क का मंदिर, कौन सा मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा के पुरी के अंदर स्थित है, जिसे कभी अगर हम बात कर ले तो जगन्नाथपुरी मंदिर को नष्ट करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि गुप्तकालीन एक राजा हुआ है, सॉरी तुगलक वंश का एक राजा हुआ है
जिसे फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं, जिसने 1369 ईस्वी के अंदर जो है कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण, 5वीं मंजिल बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी ना, उसी 5वीं मंजिल का दोबारा से निर्माण करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे ज्यादा भारत में सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला राजा भी कौन हुआ है? फिरोज शाह तुगलक हुआ है। ठीक है, इतना सारा आप उड़ीसा से याद रखिए। और उड़ीसा में ही आपको देखने को मिलेगा व्हीलर द्वीप। क्या देखने को मिलेगा? व्हीलर द्वीप, जिसका वर्तमान नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से आप इसे जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप की अगर बात कर ले तो वर्तमान में आप जानते होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अभी याद किया गया 8 से 9 दिसंबर को पहले, फिर उसके बाद में 15 से 16 दिसंबर को जो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल जो है लॉन्च की है। ऐसा बौखलाया हुआ है चीन उसके लिए, क्योंकि बौखलाया हुआ इसलिए है भाई साहब, भारत ने कहा था कि हम 5000 मिसाइल जो है किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए ये बार बार ताका झाकी करने के लिए आपने जो हिंद महासागर में अपने लिए देखने के लिए कि कितना परीक्षण कर रहा है, इसलिए आ जाया करता था। लेकिन अब की बार भाई साहब भारत ने ऐसा परीक्षण किया धोखे से, पीछे से, और 7000 किलोमीटर तक मारक क्षमता की मिसाइल अग्नि 5 को बना दिया, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह काम करती है। बड़ा ही खतरनाक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन चुका है करंट जीके का ये आपके लिए। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कौन से देश ने किया है? तो ये हमारे इंडिया ने किया है, डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा आप तो। कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? कन्नौज, बड़ी पर्सनैलिटी जिसे आप इत्तर नगरी के नाम से जानते हैं। इत्तर नगरी के नाम से, इत्तर का मतलब क्या था? सेंट। भाई साहब सेंट नहीं लगाते, किसी में बांस आ जाती है ना तब लगाते हैं सेंट। ठीक है, जिसे आप खुशबू बोलते हैं यार, कम से कम ये तो समझ लो, है ना। तो इत्तर जो है, इत्तर नगरी के नाम से आप किसे जानते हैं? कन्नौज को जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कि इत्र की जो है खोज करने वाली कौन थी? तो इत्र की खोज किसने की थी? तो इसने गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाया था भाई साहब। गुलाब की पंखुड़ियों से सबसे पहले इत्र किसने बनाया था? तो भाई साहब बेगम हजरत, जो आप जानते होंगे ना कि नूरजहां की मम्मी का नाम था। ठीक है, नूरजहां की मम्मी का नाम था बेगम हजरत महल के, सॉरी, कमेंट बॉक्स में बताना आपकी इसकी मम्मी का नाम क्या था? नूरजहां की मम्मी थी। किसकी? नूरजहां जो है इसकी मम्मी का नाम था असमत बेगम। क्या नाम था? असमत बेगम। इसी असमत बेगम के द्वारा जो है गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाया गया था। और यह गंगा नदी के किनारे जो है कन्नौज शहर है। और यही कन्नौज कभी हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। किसने? हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया था, क्योंकि उसकी बहन के पति जिसका नाम था गृहवर्मन, उसको शशांक व देव गुप्त नामक राजाओं के द्वारा मार दिया गया था। इसीलिए अपनी बहन राजश्री को दोबारा से कन्नौज में बसाया और उसको अपनी राजधानी बना लिया कन्नौज को, कि वो अपने संरक्षण में रहे। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे है। और कन्नौज के अंदर, गंगा के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिस नदी का नाम है राम गंगा नदी। कौन सी नदी है? राम गंगा नदी जो है ये उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सी आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप तो एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से जरूर प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। बिम्स्टेक का कौन सा देश सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इनमें से 3 तो बिम्स्टेक के सदस्य हैं और 1 उसका सदस्य नहीं है। और वो कौन सा होगा भाई साहब? नालायकी तो नहीं जा सकता, संगठन में कौन नहीं बैठ सकता, लोगों के बीच में कौन नहीं बैठ सकता, जो कि एकदम बेइज्जती होगा जिसकी, जो नालायक देश होगा वो आदमी तो नहीं बैठ सकता। और नालायक कौन सा है भाई साहब? पाकिस्तान है नालायक। और कभी ना कभी फोड़ेंगे भाई साहब, इसे धमाकेदार तरीके से फोड़ेंगे। ये ना तिराई तिराई करके पानी मांगेगा हमसे ना, इतना बुरा धोएंगे हम इसे। जब एसएससी जीडी में लगकर आप जाएंगे ना तो इसे आप धोना भाई साहब, बुरी तरीके से धोना आप इसे ना, पाकिस्तान को बुरी तरीके से धोना। इस्लामाबाद इसकी क्या है? इस्लामाबाद जो है इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान की बात कर ले, भारत के साथ 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। इसी बाउंड्री को क्या कहते हैं?
रेड क्लिफ के नाम से आप जानते हैं। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से आप इसे जानते हैं। बस आप इतना याद रख लीजिए कि रेड क्लिफ रेखा कौन से दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में है। ठीक है। अब पाकिस्तान जो है ये भारत के साथ पीओके वाला विवाद इनके साथ चर्चा में रहता है। एक लाइन आपने और सुनी होगी, LOC लाइन, भारत पाकिस्तान के बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट आ गया भाई साहब खतरनाक बिंदु। क्या आ गया? खतरनाक बिंदु। खतरनाक आदमी का नाम और खतरनाक ही क्या आ गया? बिंदु आ गया। मोहम्मद बिन या गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में आप जानते हैं, जो कि एक संसबानी तुर्क था। कौन सा तुर्क था? संसबानी नाम का एक तुर्क हुआ करता था मोहम्मद गोरी, जो कि गजनी से भारत में आया था। कहां से भारत में आया था? गजनी से भारत में आया था और गौर वंश का हुआ करता था। कौन से वंश का था? गौर वंश का राजा था। ये भारत में कब आया? 1175 ईस्वी में ये भारत में सबसे पहले आया था। और एक जगह है जो वर्तमान में पाकिस्तान में आती है, मुल्तान। इसी मुल्तान में करमाती जाति के मुसलमान रहते थे। उन्हीं मुसलमानों पर आक्रमण किया और उन्हीं से लूटपाट करके ये चला गया। इसके बाद में क्या हुआ? तो ये इसके बाद में भारत में आया और उसके बाद में इसने आक्रमण किया। कहाँ पे? ये गजनी वापस गया और गजनी से वापस जाकर इसने जब गजनी के इतिहास को पढ़ा तो उसमें इसने एक गजनी के फेमस रूलर के बारे में पढ़ा जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी। जब पढ़ा तो उसने सोचा कि गुजरात में गया था महमूद गजनवी और सोमनाथ के मंदिर को ऐसे ऐसे लूट कर लाया था। बहुत ज़्यादा जो है हिंदुस्तान से लूटपाट अपन कर सकते हैं। इसीलिए ये भी भाई साहब गोरी ने भी किसको टारगेट बनाया? गोरी ने भी गुजरात को टारगेट बनाया। ठीक है। ये मोहम्मद गोरी है भाई साहब, आप सोच रहे वो नहीं है ना, ये ध्यान रखना। कभी आपके मन में ख्याल आ रहे हो तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जो है ये 1178 ईस्वी के अंदर भारत आता है दोबारा से। और जब आता है 1178 में तो इसने मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया गुजरात में। और गुजरात पर आक्रमण किया तो भाई साहब गुजरात के अंदर उस समय शासन कर रहे थे कौन? भीम सेकंड। कौन शासन कर रहा था? भीम सेकंड। भाई साहब भीम सेकंड ने इसको इतना बुरी तरीके से पीटा कि और पीट करके इसे कैद में डाल दिया। किस में डाल दिया? कैद में डाल दिया। लेकिन फिर इसने इसकी मम्मी के कहने पर इसको छोड़ दिया। भाई साहब इसकी मम्मी ने इसे कहा कि छोड़ दे बेटा, जाने दे, नालायक था, आ गया और अब अपनी भूल की माफी मांग रहा है तो छोड़ दिया जाए इसे। अब प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भारत में हराने वाला आदमी कौन था? तो भाई साहब मोहम्मद गोरी को सबसे पहले इंडिया में हराया किसने? देखो पृथ्वीराज चौहान पहले ही ऑप्शन में मिलेगा और ज्यादातर विद्यार्थी पृथ्वीराज चौहान जो है आंसर पहले में देखते हैं और टप देण सी लगा देते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो टप देण सी नहीं लगाना है आपको, ये लगा देना है थोड़ी सी देर से चारों ऑप्शन देखने के बाद में। और चारों ऑप्शन देखने के बाद में ना आपको आंसर क्या ठोक देना है? भीम सेकंड मिल जाएगा भाई साहब, है ना। दूसरे या तीसरे नंबर पे भीम सेकंड मिलेगा और ये ठोक देना आपको आंसर और 2 नंबर आपके SSC GD में बन जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना आप। तो इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आप देखिए ध्यान से, इसके बाद में जो है भीम सेकंड से हारने के बाद में वापस चला गया, हार कर। नालायक आदमी था भाई साहब, बार बार इंडिया में आता रहा। उसके बाद में 1179 ईस्वी में इसने सिंध और कश्मीर पर आकर के अधिकार कर लिया। सिंध आप जानते होंगे और कश्मीर के बारे में आप जानते होंगे। इस क्षेत्र पर आकर इसने अधिकार कर लिया, अपना कब्जा साबित कर लिया। उसके बाद में भाई साहब ये आया फेमस पर्सनैलिटी से लड़ने के लिए, क्योंकि उस समय उत्तर भारत के अंदर दिल्ली में, अजमेर में, इन जगहों के ऊपर जो है शासन कर रहे थे चौहान वंश के राजा, खतरनाक राजा जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और उसी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए यह आया। इसीलिए भाई साहब और खतरनाक युद्ध जो है दोनों के बीच में होता है 1191 ईस्वी में। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ऐसा कहता है अपने पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक के अंदर, जो कि लिखी गई है चंद्रबरदाई के द्वारा, उसमें ऐसा लिखता है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार यानी कि 16 बार इसको हराया, लेकिन नालायक था कि हारने के बाद में माफी मांग लिया करता। और माफी मांगने के बाद में पृथ्वीराज चौहान इतना नेक दिल था कि उसे बार बार माफ कर दिया करता। लेकिन भाई साहब एक बार पृथ्वीराज चौहान के भी सबर का बांध टूटा और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया।
तराइन का युद्ध, और तराइन का कौन सा पहला युद्ध, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी और एक तरफ से कौन था, पृथ्वीराज चौहान। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके से हराया किसे, मोहम्मद गोरी को। जिसके सामने कांटे का निशान है भाई साहब वो हारा था इसमें, ठीक है, और जिसके सामने सही का निशान है पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गया था, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब जैसे ही जीता तो जीतते ही फिर से नालायक आदमी था मोहम्मद गोरी, तो फिर से पैरों में जाकर गिड़गिड़ाने लगा। और पृथ्वीराज चौहान भाई साहब उतना ही बड़ा नेक दिल कि दोबारा से एक बार फिर से इसे माफ कर दिया। और फिर से माफ करने के बाद में ही अगर हम बात करें तो दोबारा से गजनी चला गया मोहम्मद गोरी और आया 1192 में, और तराइन का लड़ा गया दूसरा युद्ध। और इसी तराइन के दूसरे युद्ध की बात कर ले तो अब की बारी मोहम्मद गोरी नहीं पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार होती है, और जीतता है कौन, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और ज्यादातर इतिहासकारों का यही कहना है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने युद्ध के मैदान में ही सल्टा दिया, और युद्ध के ही मैदान में मारने के बाद में और भारत में 1192 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी ने स्थापना की भारत में मुस्लिम शासन की। इससे पहले भारत में मुस्लिम शासन नहीं हुआ करता था, तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करने वाला आदमी भी कौन था, मोहम्मद गोरी हुआ है। इसके बाद में हम बात करें तो लेकिन कुछ इतिहासकार आपने सुना होगा ना कि चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक में, जो कि किसका दरबारी कवि हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, वो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में लिखता है कि मेरे मित्र यानी कि मेरा मित्र कौन, पृथ्वीराज चौहान, और मेरे को यानी कि चंद्रबरदाई को यहाँ से बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी और गजनी लेकर गया। और गजनी में ही एक बार राजकीय खेलों का आयोजन हो रहा था, और उसी राजकीय खेलों के आयोजन के अंदर चंद्रबरदाई कहता है कि मोहम्मद गोरी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान की इसी बात को पसंद नहीं आई, किसी को, मोहम्मद गोरी को। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि अपनी नजरें नीचे झुकाइए, लेकिन भाई साहब नजरें झुकाने से मना कर दिया किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी, और अब पृथ्वीराज चौहान क्या हो चुका था, अंधा हो चुका था पृथ्वीराज चौहान। और उसी के बाद में ऐसा कहता है चंद्रबरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में कि चंद्रबरदाई ये लिखता है और कहता है कि अंधा होने के बाद में जब दोबारा से राजकीय खेलों का आयोजन होता है तो मैं ही यानी कि चंद्रबरदाई ही यह शर्त लगाता है मोहम्मद गोरी के साथ कि मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने आते हैं। और शब्द भेदी बाण का मतलब क्या होता है, जहां से आवाज आएगी वहीं पर निशाना जाकर सटीक लगेगा। अगर मानिए उस समय ओलंपिक होता तो सारे के सारे गोल्ड मेडल ही किसके होते, पृथ्वीराज चौहान के होते भाई साहब। खैर पृथ्वीराज चौहान उस समय नहीं हुआ करता था ओलंपिक, तो गोल्ड मेडल नहीं हो पाए, इसीलिए शर्त को मंजूर कर लिया मोहम्मद गोरी ने। और राजकीय खेलों के ही आयोजन में जब एक धनुष और एक तीर मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के हाथों में थमाया गया, तभी चंद्रबरदाई ये प्रसिद्ध कथन लिखता है अपनी पृथ्वीराज रासो पुस्तक में, और कहता है कि 4 बांस 24 गज ता ऊपर अंगुल अष्ट पर बैठा है सुल्तान चूक मती चौहान। यानी कि 4 बांस और 24 गज की दूरी के फासले पर पृथ्वीराज चौहान मेरे मित्र बैठा है सुल्तान सिंहासन पर, ता ऊपर का मतलब होता है सिंहासन पर बैठा है, अब तो मत चूक, अब तो सल्टा दे। और कहता है कि जैसे ही आदेश दिया मोहम्मद गोरी ने तीर चलाने का, तो उसी की आवाज पर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दिया और वहीं पर ढेर हो गया मोहम्मद गोरी। लेकिन ये सारी के सारी काल्पनिक घटनाएं हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अगर मोहम्मद गोरी ही ना होता तो भारत में ये मुस्लिम शासन कहां से आता। और उसी के बाद में एक सीधी सी बात यह है भाई साहब, हारने का कारण क्या था, क्योंकि हारने का सबसे बड़ा कारण ही यह था कि पृथ्वीराज चौहान की मदद, इसमें गोरी की मदद कर रहा था चंद्रबरदाई, और ये मदद कर रहा था एक व्यक्ति मोहम्मद गोरी की जिसका नाम था जयचंद गहड़वाल। और यही जयचंद गहड़वाल कौन था, क्योंकि जयचंद गहड़वाल की ही एक बेटी हुआ करती थी सहयोगिता, और उसी सहयोगिता को बात करें तो वही तो प्यार मोहब्बत किया करती थी किससे, मोहम्मद गोरी से। और इसी कारण से ऐसा कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है
ये जयचंद इसीलिए इसकी मदद कर रहा था क्योंकि जयचंद ने अपनी बेटी का एक बार स्वयंवर आयोजित करवाया था और इसी स्वयंवर में इसने सभी राजा महाराजाओं को बुलाया, लेकिन नहीं बुलाया किसे? पृथ्वीराज चौहान को। और इसी बात को भाई साहब सनकी आदमी था और इसी बात को ईगो पर ले गया। इसी कारण से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को लेकर गया जयचंद के महल में और भरे स्वयंवर में से सहयोगिता को उठा ले आया। यहीं पे तो गाना बनता है, मैं तुझको उठा ले आऊंगा तेरे बाप के घर से। इसीलिए भाई साहब उठा ले आया और लाकर इसी से ब्याह कर लिया। और ब्याह करने के बाद में ही कसम खाता है जयचंद गहड़वाल और कहता है कि मैं मेरे इस अपमान का बदला पृथ्वीराज चौहान तेरे से लेकर रहूंगा। और इसी कारण से जयचंद ने मदद की थी किसकी? मोहम्मद गोरी की। और इसी युद्ध में जयचंद जो है की मदद से ही मोहम्मद गोरी तराइन के दूसरे युद्ध को जीत जाता है। लेकिन भाई साहब जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज चौहान का कोई रिश्तेदार तो लगता नहीं था। इसीलिए भाई साहब पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद में जयचंद गहड़वाल के साथ 1194 ईस्वी में, कब? 1194 ईस्वी में लड़ा गया चंदावर का युद्ध। और इसी चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने सल्टा दिया किसे? जयचंद को। जयचंद गहड़वाल को सल्टा दिया। और उसी के बाद में भारत में आगे उसी का ही एक गुलाम जो कि चंदावर के युद्ध में गोरी की मदद कर रहा था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और वही भारत में स्थापना करेगा भारत के सबसे पहले मुस्लिम वंश के बारे में, जिसे आप कहते हैं गुलाम वंश के नाम से। और इसी के बाद 1206 ईस्वी में कुतुब मोहम्मद गोरी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और मरने के बाद में सिंहासन पर बैठ गया कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में गुलाम वंश बसाकर, जिसे आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। तो आज के सेशन में कैसा लगा सेशन आपको? कमेंट बॉक्स में आप जरूर छाप दें। बेहतरीन लगा तो आप जल्दी से जल्दी छापें और लाइक करना ना भूलें भाई साहब। अगर ये इंटरेस्टिंग कहानी आपने सुनी है तो जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दें अपने साथियों में। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां वैसे ही नजरे अंदाज में आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूले, क्योंकि वहां से आप जो हैं हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही और धन्यवाद। सुप्रभात कल के लिए आपके लिए, और कल के दिन में आपके लिए फिर से बेहतरीन सीरीज। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।